कार सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाज़ार गोरखपुर से आज हम सभी लोग मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखित सिल्वर बेंडिंग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो में हम देखते हैं कि यशोधर बाबू जो सिल्वर बेंडिंग नामक पाठ के मुख्य पात्र हैं, वह अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं कि किस प्रकार से वह 10वीं पास करने के बाद वह अल्मोड़ा से जब शहर में आए तो उनकी उम्र इतनी कम थी कि किसी भी विभाग में उन्हें नौकरी भी नहीं मिलती थी। फिर उनकी मुलाकात कृष्णा पांडे, जिनको उन्हों लोग किसंदा के नाम से पुकारते हैं, का साथ मिला। कृष्णा पांडे जी की शादी नहीं हुई थी और दूर दराज से आए हुए नौकरी की तलाश में जो लड़के होते थे वह उन्हीं के क्वार्टर में उन्हें शरण मिलते थे और उनका कहना भी था कि मिल के लाओ, मिल के बनाओ, मिल कर खाओ। यशोधर बाबू की मुलाकात कृष्णा पांडे से होती है और कृष्णा पांडे जिस दफ्तर में बड़े बाबू के पद पर काम करते हैं, उस दफ्तर में यशोधर बाबू को काम में लगा भी नहीं पाते हैं क्योंकि उम्र काफ़ी कम होती है। फिर वह अपने दफ्तर के मेस में रसोइया बना के रख लेते हैं और 50 रुपये उन्हें देते हैं, कहते जाओ कपड़े बनवा लेना और उसके उपरांत जो पैसे बचेंगे उन्हें अपने घर के लोगों के लिए भेज देना। शहर में जहाँ पूरा शहर अपरिचित हो, ऐसे अपरिचित शहर में कोई इस तरह का सहायता करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो व्यक्ति का मनोबल गिरता नहीं है बल्कि उसका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। यही यशोधर बाबू के साथ भी हुआ। किसंदा जैसे व्यक्ति का साथ पाने के बाद यशोधर बाबू के शहर की जो समस्याएं थीं वह लगभग समाप्त होती हुई नजर आईं। रसोइये के में वह काम दिला देते हैं। कुछ समय बाद वह उन्हें अपने दफ्तरी जीवन में अपने ही विभाग में रख लेते हैं और इस तरह से यशोधर बाबू का दफ्तरी जीवन शुरू होता है। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कृष्णा पांडे अर्थात किसंदा एक दिन रिटायर भी हो जाते हैं और उनके कुर्सी पर यानी बड़े बाबू के कुर्सी पर आज यशोधर बाबू विद्यमान हो जाते हैं यानी बैठ जाते हैं। यशोधर बाबू के नीचे एक चड्ढा नाम का असिस्टेंट अधिकारी आया हुआ है। वह बड़ा धृत है, बड़ा वाचाल प्रवृत्ति का है, बड़ा दुष्टता का अभद्रता का व्यवहार करता है। यशोधर बाबू के उसके व्यवहार करने को देखने के बाद उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि हम लोग कृष्णा पांडे जी के क्वार्टर में रहते थे, उन्हीं के साथ बनाते खाते थे, फिर भी कभी भी उन्हें भैया नहीं कहे, हमेशा उन्हें साहब ही कहते थे। इस तरह से यशोधर बाबू उस दौरान के समय को याद करते हैं जब एक छोटे अधिकारी के द्वारा एक बड़े अधिकारी को जो सम्मान प्राप्त होता था, आज वह चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। ऐसे स्थिति में यशोधर बाबू यह सोच रहे हैं कि आज समय कितना परिवर्तित हो गया है, आज के समय में कितना आधुनिकता का प्रवेश हो गया है कि अपने कल्चर को लोग, अपनी सभ्यताओं को लोग भूलते चले जा रहे हैं और आज के परिवेश में लोग अपने बड़े से बड़े अधिकारियों का सम्मान नहीं करते। फिर घड़ी की बात आती है। यशोधर बाबू कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होने के कारण हमेशा वह
दफ्तर बंद होने के बाद भी यदि कोई फाइल खुल जाती है, काम करते रहते हैं, कभी 5:30 हो जाता है, कभी 5:15 हो जाते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि दफ्तर बंद होने का जो समय होता है वह 5 बजे होता है। 5 बजे दफ्तर बंद होने के समय के बावजूद भी यशोधर बाबू काम जब करते हैं तो उनके काम करने या दफ्तर में बने रहने के कारण जो दूसरे जो मातहत हैं, जो दूसरे अधिकारी हैं, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो क्लर्क हो, सभी लोग वहीं पर बने रहते हैं। इस तरह से लोगों को काफ़ी असुविधा होती है उनके कर्तव्य निष्ठा से। लेकिन फिर भी यशोधर बाबू के जीवन में इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह किस अंदाज से सीखे थे कि दफ्तर बंद होने के बाद जब आप बाहर निकलें तो अपने साथ काम करने वाले लोगों से कुछ हंसी मजाक कर लें, जिससे दिन भर का जो शुष्क व्यवहार है, जो कठोरता है, वह समाप्त हो जाएगी। ठीक उसी तरह से वह कहते थे। आज घड़ी की बात आती है, डॉक्टर चड्ढा पूछते हैं कि आपकी घड़ी सही चल रही है? कहते हैं हाँ, मिनट टू मिनट सही बताती है। कहते हैं बदल क्यों नहीं देते? कहते हैं मेरी शादी पर मिले थे, मैं क्यों बदल दूं? मैं पुराने ख्याल का, मेरी घड़ी भी पुराने ख्याल की। घड़ी का काम ही होता है समय बताना। अभी तो हमारी घड़ी मिनट टू मिनट सही चल रही। यशोधर बाबू के इस बात को सुनने के बाद उनका जूनियर अधिकारी पूछ बैठता है कि आपकी शादी कब हुई थी? जब शादी की बात पूछते हैं तो बताते हैं यशोधर बाबू ने सक पका कर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होते होकर बोले, नाउ लेट मी सी। मुझे जहाँ तक याद है, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेरी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई। फिर मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला। मेनन कौन है? चपरासी है। मेनन क्या है? चपरासी है। फिर मेनन ने फौरन हिसाब लगाकर चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डेज। ये दिन आपको मुबारक हो, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। शादी का पूरा 25 साल हो गया। शादी का पूरा 25 साल हो गया। यशोधर जी ने खुश होते हुए झेपे। यशोधर जी कुछ खुश भी हुए और झेपे भी। खुश इस बात का हुए कि 25 साल हमारी शादी की हो गए, और कुछ लज्जित भी हुए शादी की बात सुनने के बाद, और झेपते हुए खुश हुए। और यह अदा उन्होंने किस अंदाज से सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और इस तरह से चड्ढा ने घंटी बजाया और चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, सुन भाई भगवान दास, चपरासी कौन है? भगवान दास है। बड़े बाबू से बड़ा नोट ले, बड़े बाबू यानी बड़े साहब से बड़ा नोट ले, और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर फटाफट। सारे सेक्शन में जितने भी लोग काम करते हैं सबके लिए फटाफट चाय पानी का इंतज़ाम कर। यशोधर जी बोले, अरे वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले। यशोधर बाबू बोल उठते हैं, ए वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह वगैरह, ये सब वगैरह इससे संबंधित सब गोरे साहबों के चोचले हैं। यानी पाश्चात्य संस्कृति है। ये हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं, हम लोग थोड़ी इसको मानते हैं। चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, मिक्सचर मतलब शरबत मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है। मिक्सचर मत पिलाइए, शरबत मत पिलाइए, बस चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है। इसमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जाती है, इतने से कौन सा आपका बहुत बड़ा धन निकला चला जाएगा।
फिर यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, यशोधर बाबू ने जेब में से बटुआ निकाला और उस बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, डैड तो आई डू नॉट माइंड, मेरा तो आज मन ही नहीं। लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, डैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। कहते हैं जो हमारे कल्चर में है ही नहीं उस पर सोचना या उस पर फजूली खर्च करना, यह सब हमारे सोच में नहीं है। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है। रुपये 30 हो तो चुंगे भर का जुगाड़ करा सके, रुपये 30 हो तो चुंगे भर का जुगाड़ कर सके। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते। पूरा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, हमेशा 100-150 रुपये हमेशा वह रखते हैं। फिर होता क्या है, भले उनका दैनिक खर्च नगद है, पूरा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में हमेशा 100-150 रुपया हमेशा रखते हैं। दैनिक खर्च उनका 9 के बराबर है और तो और बस टिकट खर्च भी नहीं, बस के टिकट का भी खर्च नहीं लगता है। गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक अपने साइकिल, पहले अपने साइकिल से आते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो गए हैं। अब देखिए इस बात से यह झलक स्पष्ट होता है, उनके बच्चे जो आधुनिकता इस तरह से उनके ऊपर हावी हो गई है कि अपने पिताजी को साइकिल चलाने से भी मना कर देते हैं। कहते साइकिल से मत जाइए, स्कूटी ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए। लेकिन यशोधर बाबू की ये सब चीज़ें बेकार लगती हैं, तो इस तरह से वह पैदल आते हैं। बच्चे कहते पैदल जाइए, गाड़ी ले लीजिए, चपरासी साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, आप तो बड़े बाबू हैं। फिर इधर पैदल आने जाने लगे क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार है, गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को सम हाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी लगती है। लेकिन पिताजी को जो स्कूटर है वह बेहुदा सवारी लगती है इस तरह से। और कार जब अफोर्ड नहीं जा सकती, लेकिन कार इतनी ज़्यादा कमाई नहीं है कि कार खरीदी जा सके, तब उसकी बात सोचना ही क्यों। जब उसको हम खरीद ही नहीं सकते तो उसके बारे में सोचना ही क्यों। अब इस तरह से यशोधर बाबू के जो दैनिक उतार चढ़ाव हैं, उस दैनिक उतार चढ़ाव के कारण आज वह अपने जद्दोजहद में फिर चड्ढा के जोड़ देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए। लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वो अपनी सिल्वर बिल्डिंग की दावत के लिए रुके नहीं। सारे सेक्शन के लोग कह रहे हैं रुक जाइए, चाय पानी पी जाइएगा, लेकिन नहीं। मातहत लोगों से चलते चलते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किसंदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप्पा में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध। इधर यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते हुए रोज़ बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। यह बात उनके पत्नी
बच्चों को बहुत अखरती है। अब्बा आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा वक्त व्रत करें। और इस तरह से उनके बच्चे कहते हैं कि पिताजी आप कोई बूढ़े थोड़ी हो गए हैं कि रोज़ रोज़ आप बिरला मंदिर जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं। इस तरह से अब उनके बच्चे उनके दैनिक जीवन में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से यशोधर बाबू की आलोचना को अनसुआ कर देते हैं सिद्धांत के धनी कि किशनदास के अनुसार यही निशानी है। किशनदास भी यही कहते हैं, उनकी भी यही सोचती, दुनिया क्या सोचती है आपके बारे में उस पर ज़्यादा ध्यान हमें नहीं देना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों पर ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुँचते। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदास का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। आज बिरला मंदिर जाते समय उनकी नज़र उस अहाते पर यानी घेरे में पड़ी जहाँ पर 3 बेड वाला बेडरूम किशनदास का रहता था। और इस तरह से जिस पर इन दिनों वह 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है, जिस पर इन दिनों 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। उधर से गुजरते हुए कभी KDIZ एरिया के बदलते शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है। उन्हें एंड्रूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडाला रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आए है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तभी उन्होंने इस क्षेत्र की बस्तियों से बचे क्वार्टरों में से एक अपने नाम अलॉट करा लिया। पत्नी के पूछने की जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करेंगे? पत्नी कही, नौकरी जब आपकी चली जाएगी तब क्या करेंगे? आप रिटायर जाएंगे तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी कहाँ। और उसी तरह मुस्कुराएं जिस तरह किशनदास यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। क्या कहते थे किशनदास? सच तो यह कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू को अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा था। सच बात यह है कि इस समय यशोधर बाबू का अपने बीवी से, अपने बच्चों से हर बात को लेकर मतभेद होने लगा था और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। जब तक उनके बच्चे छोटे थे तब तक वह पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद कर सकते थे। लेकिन आज उनके बड़े बच्चे बड़े हो गए हैं। अब उनका बड़ा लड़का ही प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली ये नौकरी कुछ समझ में आती नहीं। कहते मेरा बेटा तो बड़ा साधारण है, फिर ऐसे साधारण बच्चे को नौकरी मिलना और वो भी इतने जितना वेतन मैं पूरे
जीवन भर नौकरी करने के बाद मुझे मिल रहा है, आज उसको शुरुआत में मिल रहा है, कहीं कहीं कुछ ज़रूर संदेह है और इस तरह से वह इसको अच्छा नहीं मानते। ठीक है।